ये टॉपिक है सेक्शन 23 इलीगल एग्रीमेंट्स। ध्यान रखिए, इलीगल के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ड जुड़ा है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम क्या कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट है। ये सारी टर्मिनोलॉजी ही है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। बेसिकली कहाँ कॉन्ट्रैक्ट आएगा और कहाँ एग्रीमेंट आएगा। यहाँ पे सेक्शन 23 में कहा गया है कि अगर 6 ग्राउंड बता रखे हैं आपको, इन 6 में से कोई भी एलिमेंट होता है तो ये कहलाएगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अवैध उद्देश्य, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा बल्कि बनेगा वॉइड एग्रीमेंट, है ना। तो ये कौन कौन से ग्राउंड्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 से इसको स्टार्ट किया जाता है। सेक्शन 10 जो बताता है किसके बारे में, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनमें आपको क्या बताया गया है, उन एसेंशियल्स में एक बात आपको ये बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। संविदा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट कब नहीं माना जाएगा, कब माना जाएगा, इसके बारे में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए आप हेडिंग लगाइए, असेंशियल एलिमेंट्स। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। या फिर आप इसका दूसरे तरीके से भी हेडिंग दे सकते हैं, दैट इज व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें डालिए, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब यह विधि द्वारा निषिद्ध हो। नंबर टू, when it defeats the provisions of any law। when it defeats the provisions of any law, जब यह किसी विधि के जब यह किसी विधि के प्रावधानों को निष्फल करता हो। जब यह किसी विधि के प्रावधानों को निष्फल करता हो। थर्ड लिखिए, when it is fraudulent, यदि यह कपटपूर्ण हो। नेक्स्ट लिखिए, when it involves or implies injury to the person or property of another, to the person or property of another, जब यह किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो। जब यह किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला हो। नेक्स्ट है, if the court regards it as immoral, if the court regards it as immoral, यदि न्यायालय इसे अनैतिक समझे। यदि न्यायालय इसे अनैतिक समझे। एंड लास्ट है 6 पॉइंट, when it is opposed to the public policy, when it is opposed to the public policy, यदि यह लोक नीति के विरुद्ध हो। चलिए अब इसे समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं, फॉरबिडन बाय लॉ।
फॉरबिडन बाय लॉ मतलब प्रोहिबिटेड कर दिया, लॉ ने क्या कर दिया, किसी काम को प्रोहिबिट कर दिया है, कोई काम करने को आपको मना किया है। अगर आपको किसी काम को करने के लिए लॉ ने प्रोहिबिशंस लगा रखी हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो फिर आप उस काम को नहीं कर सकते। और फिर भी अगर आप उस काम को लॉ के मना करने के बावजूद भी करते हैं, किसी कानून में ये बात आपको मना कर रखी है किसी काम को करने की, और फिर भी आप उसके ऑपोजिट कॉन्ट्ररी काम करते हैं, तो ये कहलाएगा इलीगल एग्रीमेंट। हम एक केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज नंदलाल वर्सेस थॉमस। थॉमस जे विलियम्स, नंदलाल वर्सेस थॉमस जे विलियम्स। लिख लिया? देखिए केस का प्रेजेंटेशन मैंने अभी कैसे किया हुआ है यहाँ पे। ये मेंस की आंसर राइटिंग में आपको जब लिखना है तो किस तरीके से केस का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक ये भी हो सकता था कि हम सीधे क्या करते, एक ही लाइन में ऐसे लिख देते केस को, उसकी बजाय अपन ने क्या किया, 3 लाइंस का इस तरीके से यूज किया, साथ में ये ब्रैकेट भी क्लोज किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो लेट डाउन हुआ है वो यहाँ हम मेंशन करेंगे। ये तरीका होता है आपके मेंस आंसर राइटिंग का, कि आपको अपनी मेंस के लिए कॉपीज जो लिखनी है उसके अंदर आपको केसेस का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है फॉरबिडन बाय लॉ वाले पॉइंट में। नंदलाल का मामला जो था उसमें एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया काम करने के लिए, है ना। सपोज ए नाम का व्यक्ति है जिसके नाम पे हम लाइसेंस इश्यू कर रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। तो साथ साथ उसे जब ये लाइसेंस इशू किया गया तो उसको ये भी कहा गया कि आपके नाम पे लाइसेंस इशू हो रहा है, सो ओनली यू आर अलाउड, कि भाई आप इसको किसी को लीज पे नहीं देंगे, आप कोई पार्टनरशिप में इस काम को नहीं करेंगे, आपके ही नाम पे ये लाइसेंस दिया गया है, ओनली यू आर अलाउड टू डू दिस बिजनेस विथ योर ओन नेम, नोबडी एल्स। आप किसी को साझेदारी में जोड़ेंगे नहीं, आप किसी को इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे लाइसेंस को कि कोई और यहाँ पे काम कर ले, ठीक है। इन कंडीशंस के साथ इस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो काम कर सकता है। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने क्या कर लिया, मना किया था इसको, फिर भी इसने क्या कर लिया, एक पार्टनरशिप डीड बनाई। इसने कहा मेरे नाम पे मिल गया मुझे लाइसेंस, अब इसने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई हम एक पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं, ये वाला मेरे नाम पे तो लाइसेंस मिल ही गया है और हम पार्टनरशिप में इस काम को करते हैं, जबकि इसको देते समय ही मना किया गया था। अब ये पार्टनरशिप डीड जो बनाई गई दो लोगों की पार्टनरशिप की, ये हो गई इलीगल एग्रीमेंट। क्यों हो गई? यूं तो पार्टनरशिप करना कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप के बारे में तो लॉ भी बना हुआ है आपके कि अपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई है कि इट वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सो दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट या वो डीड क्या कहलाया, इलीगल एग्रीमेंट कहलाया, बिकॉज इट वाज फॉरबिडन बाय लॉ। ये लॉ ने क्या कर रखा था, मना कर रखा था। बताइए क्लियर है क्या? पहला पॉइंट क्लियर है यस मैम। सबको? नंबर 2 पॉइंट देखिए आपने क्या लिखा है। नंबर 2 पॉइंट आपने लिखा है, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो हमें आजादी दी है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ओन टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स गुड एंड फाइन, नो इश्यूज। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखेंगे तो आपको अदर लॉस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आप सेट कर रहे हो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कह रहे हैं कि भाई वी आर फ्री टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन आपके इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अदर लॉ के प्रोविजंस डिफीट हो रहे हैं, उन पे इफेक्ट पड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू लॉ में
एडॉप्शन के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं हिंदू विधि में, आपके जो प्रोविजंस दिए गए हैं एडॉप्शन के बारे में, वो क्या दिए गए हैं कि एडॉप्शन डीड में कंसीडरेशन नहीं होगा। कंसीडरेशन देना या लेने का काम एडॉप्शन डीड में नहीं हो सकता। और आपने क्या किया, यहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स जो नैसर्गिक माता पिता हैं, बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स या गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं किसी को, और उस बच्चे के बदले में वो जो पेरेंट्स उसे गोद ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो उसके लिए कंसिडरेशन पैसा देने को तैयार है, बिकॉज उनके पास फाइनेंशियली सब कुछ है, लेकिन चाइल्ड नहीं है, तो वो उसके लिए पैसा देने को तैयार है। दिस इज लाइक परचेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द चाइल्ड, ऑल्दो बोथ द पार्टीज जो हैं, दोनों जो पार्टीज हैं वो क्या है यहाँ पर, वो इस सिचुएशन में है कि दे आर रेडी कि वो क्या कर सकते हैं, कंसिडरेशन दे सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन देना और लेना पार्टीज की अपनी ओन मर्जी से तो हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन से हुआ, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, वो इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। क्योंकि इस तरह से आप कौन से प्रोविजंस को डिफीट कर रहे हो, आप हिंदू लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो परमिशन दे रहा हो, लेकिन आपके कोई अन्य कानून प्रभावित हो रहे हो। डिफीट्स अदर लॉ, अन्य कानूनों को क्या किया जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है। इसमें आप एक केस लिखिए, राम सेवक, राम सेवक वर्सेस रामचरण, राम सेवक वर्सेस रामचरण। पार्टनरशिप डीड बनाई गई, पार्टनर्स यहाँ पे रेडी हुए कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये समझौता भी किया कि भाई प्रॉपर अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे, या एक कुछ एंट्रीज शो करेंगे, कुछ को हमें शो नहीं करना है। वाई? टू इवेट टैक्सेस, टैक्सेस ताकि हमें ना पे करने पड़े, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको हमें पैसा ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े। तो ये टैक्स चोरी करने के पर्पज से काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को क्या कर रहे हैं, ये डिफीट कर रहे हैं। तो ये इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा इनके बीच का। थर्ड आपने लिखा है इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, यदि यह फ्रॉडुलेंट हो। फ्रॉड के बारे में 17 में भी पढ़ते हैं आप, यहाँ जो क्वेश्चन है वो है ग्रेविटी का, है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कंपनी में, सपोज रेलवे कंपनी ने कोई टेंडर इनवाइट किया है, और वहां पे कहा गया है कि रेलवे कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो इस टेंडर को फिल नहीं कर सकते, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, तो लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी यहाँ पे क्या किया गया है, वो फॉर्म उस कंपनी के एम्प्लॉय ने अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या नोन के नाम पे फिल किया है। फ्रंट फेस वो हो रहा है कंपनी के सामने उसका फ्रेंड, बैक साइड में इन दोनों ने आपस में क्या तय किया है, ये टेंडर पास हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो इस तरह से करके वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो इनका ऐसा किया गया एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने लिखा है इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया गया है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको बॉडीली इंजरी पहुंचाने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने वाला है, या उसकी गुडविल को इंजरी पहुंचाने वाला है ना, तो वो किस में आएगा, वो भी इलीगल एग्रीमेंट में आएगा। अगला देखिए, इफ द कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल, इमोरल एग्रीमेंट जो है वो भी किस में आ जाएंगे, सोसाइटी पे रॉन्ग इफेक्ट डाल रहे हैं, ये इलीगैलिटी की कैटेगरी में कवर होंगे इमोरल एग्रीमेंट्स। साथ में लास्ट में कौन सा, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया गया है जो लोक नीति के खिलाफ है। अब ये लोक नीति क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी में
जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए अगर कोई काम किया गया है, इस तरीके का एग्रीमेंट तो वैलिड माना गया है ना। और अगर कोई ऐसी बात है जो एडवर्स इफेक्ट डालती है पब्लिक पे, तो वो क्या मानी जाएगी? इलीगल मानी जाएगी। आप किसी पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए फेस करना है, और आपसे कोई कहता है कि भैया आपको इस इंटरव्यू में हम क्लियर करा देंगे अगर फला फला अमाउंट आप रिश्वत की देते हैं हमें, है ना। तो आप रेडी हो जाते हैं कि साहब प्री हम क्लियर करके आए हैं, मेंस का स्टेप क्लियर करके आए हैं, और हम ये पैसा उसे देने को तैयार हो जाते हैं आप, ताकि आपको वो पोस्ट हासिल हो सके। पहली बात तो अगर हमें वो इंटरव्यू में क्लियर, हम पैसा देने के बावजूद भी हमें सिलेक्शन नहीं मिला है, तो क्या जो आपने सपोज 10 लाख रुपए, 20 लाख, जो भी आपने पैसा लगा दिया वहां पे, क्या उसको वापस लेने के लिए आप कोई एक्शन ले सकते हो? नो। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो किस में आता है? वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसी बात क्या करेगी? पूरी पब्लिक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, आम जनता के ऊपर विपरीत प्रभाव डालने वाला एग्रीमेंट ये हो गया है। तो ये एक वेरिएबल कंसेप्ट है। घेरूलाल पारेख का केस यहाँ पे हम जरूर रेफर कर सकते हैं, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। इस मामले में कहा गया था कि पब्लिक पॉलिसी एक वेरिएबल कंसेप्ट है, एक बदलने वाली अवधारणा है। समय अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें अगर बदलाव आता है, तो यहाँ आज जो चीज इस वक्त हमें सोसाइटी में अलग लग रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वो ही एडवर्स इफेक्ट डालने वाली लगे। तो इस सिचुएशन में उसे हम किस में मानेंगे? इलीगल में, एग्रीमेंट में। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर हो सकती हैं। तो आप ये लास्ट वाला जो पॉइंट है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, उसके सब पॉइंट नोट कीजिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, दंडनीय मामले को दबाने का करार। दंडनीय मामले को दबाने का करार। नंबर 2, एग्रीमेंट्स फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को बढ़ाने वाले करार। अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को बढ़ाने वाले करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। एग्रीमेंट्स फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, लोक पद और उपाधि विक्रय का करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में बाधा डालने का करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स creating interest opposed to duty. Agreements creating interest opposed to duty, कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण का करार। नेक्स्ट, agreements interfering with parental rights and duties. Agreements interfering with parental rights and duties, माता पिता के अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाले करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने वाले करार। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, विवाह दलाली के करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल ड्यूटीज, वैवाहिक कर्तव्यों में बाधा डालने वाले करार।
नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, लेनदारों को धोखा देने वाले करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स टू डिफ्रॉड रेवेन्यू अथॉरिटीज, राजस्व अधिकारियों को धोखा देने के करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड, बोली ना लगाने के करार। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग मोनोपोलीज, एकाधिकार निर्मित करने वाले करार। एंड लास्ट, एग्रीमेंट्स विथ अनफेयर कंडीशंस, अनुचित शर्तों वाले करार। लिख लिया? चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। लॉ ये कहता है कि अगर आपको किसी ऑफेंस की जानकारी मिली है तो आपको उसे कंसर्न्ड ऑफिसर्स तक पहुंचाना है कि या तो ये ऑफेंस कमिट हुआ है, आपको पता चला है, क्रिमिनल्स को आप जानते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप जो है आपको ये पता चला है कि कोई ऑफेंस कमिट होने जा रहा है, कमीशन ऑफ ऑफेंस का आपको पहले पता चल रहा है किसी योजना का, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए। उसके बजाय अगर हम ऐसा करते हैं कि उस जानकारी को हम छुपा रहे हैं जो हमारे पास है, तो ये माना जाएगा कि हम भी उन अपराधियों का ही साथ दे रहे हैं। और हम न सिर्फ चुप हैं, बल्कि इस चुप रहने के लिए हमने क्या किया है, उन क्रिमिनल्स से पैसा भी लिया है कि हम इस अपराध की जानकारी किसी को भी नहीं देंगे। तो ये इलीगल एग्रीमेंट है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, ऑलरेडी मुकदमे बहुत हैं, कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, आप और ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं इस बात का कि अननेसेसरी लिटिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं, कोई ग्राउंड नहीं है केस फाइल करने का, लेकिन हम अनॉय करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं किसी दूसरे को, या कोई एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसलिए हमने कोई लिटिगेशन फाइल किया या किसी से करवाया, तो ये भी इलीगल होगा। इसमें मेंटेनेंस और चैम्पर्टी, दो तरीके की बातें होती हैं। मेंटेनेंस वाद पोषण, चैम्पर्टी वाद क्रय। मतलब मेंटेनेंस में तो क्या होता है, आप किसी को पैसा दे रहे हो कि वो अननेसेसरी लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बी को अमाउंट दिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम सी के खिलाफ सूट फाइल कर दो, मुकदमे में, केस में जितना पैसा लगेगा आई एम रेडी टू पे, तो यहाँ पे वो कहलाया मेंटेनेंस। और चैम्पर्टी क्या कहलाई, मैंने अननेसेसरी लिटिगेशन में उसको डालने को कहा कि बी सी के खिलाफ सूट फाइल करे, प्रॉपर्टी का सूट फाइल करे या मनी का सूट फाइल करे, और जो भी फायदा यहाँ पे बी को अगर मिलेगा उस केस में, वो जीत जाता है, तो फिर वो जो जीत का पैसा होगा या प्रॉपर्टी होगी वो हम आधा आधा बांट लेंगे। तो केस का जितना भी खर्चा है मैं देने को तैयार हूं। ये भी सेक्शन 23 में कवर होगा। एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अगर कोई व्यक्ति पैसा देके कोई पद खरीद रहा है, कोई पोस्ट खरीद रहा है, एग्रीमेंट्स अगर कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करने वाला हो, आप जुडिशियल ऑफिसर को रिश्वत खिला रहे हो केस को बदलने के लिए, केस का जजमेंट बदलने के लिए, अपोज टू ड्यूटी अगर हम अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, कॉलेज में टीचर्स नहीं पढ़ाते और वही टीचर ट्यूशन में आपको बहुत अच्छा पढ़ाता है क्योंकि उसको ट्यूशन में पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। न्यूज़पेपर पब्लिशर का या जो न्यूज चैनल्स हैं उनका काम यह है कि सच्चाई जनता के सामने रखी जाए, लेकिन सच्चाई को दबाया जा रहा है और जो आनी चाहिए जनता के सामने वो बात नहीं आ रही है, रखी नहीं जा रही है, तो फिर वो क्या माना जाएगा, अपना इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जनता के हित को ध्यान में ना रखते हुए। अगर कोई माता पिता की सिचुएशन ऐसी है, मान लो मदर की कंसेंट के बिना बच्चे को एडॉप्शन में उसके फादर दे रहे हैं, खाली पिता बच्चे को किसी को गोद दे रहे हैं, मदर से नहीं पूछा गया, तो वो मदर के राइट का क्या हो गया, इंटरफेयर हो गया, माँ के अधिकारों में क्या हो गया, हस्तक्षेप हो गया, तो वो भी 23 में कवर होगा। पर्सनल लिबर्टी में अगर कोई इंटरफेयर करे,
मनी लेंडर से हम लोन लेने के लिए जाते हैं और वो हमें लोन देने के साथ साथ कहता है कि भैया आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप किसी दूसरे से लोन लेंगे तो हमसे पूछेंगे, आपको ये पर्सनल लाइफ में भी उसकी इंटरफेरेंस वाले कोई प्रकार के अगर एग्रीमेंट लगाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शंस एक तरीके से 23 में कवर होते हैं अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट अगर है, विवाह दलाली के करार, मतलब लड़के या लड़की के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट बता के मैरिज रिलेशन करवाए गए हैं। मैरिटल ड्यूटीज में इंटरफेयर डाला गया है जहां मैरिज रिलेशंस को तोड़ने की कोशिश की गई है और उनके मैरिज रिलेशंस जो है या विवाहिक संबंध जो है वो समाप्त हो जाए, इस बात के लिए पैसा दिया या लिया जा रहा है, तो वो भी इसी में कवर होता है। क्रेडिटर्स को धोखा देने के इरादे से अगर कोई ट्रांसफर किया जाता है, अगर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के इरादे से कोई लोन दे देता है, कोई जो है प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, तो वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहलाता है। ये टीपी में भी आप पढ़ेंगे, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। रेवेन्यू अथॉरिटीज को अगर हम धोखा देना चाहते हैं, मतलब हमने टैक्स की चोरी करनी है, एक कंपनी बनी हुई है, दूसरी कंपनी हमने और बना ली ताकि प्रॉफिट डिवाइड हो जाए, टैक्स पे ना करना पड़े, बोली ना लगाना। जो ऑक्शन में चीजें बेची जा रही हैं उसमें हम आपस में एकजुट हो गए कि भैया इस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट का बिड नहीं करेंगे, जिससे वो जो चीज ऑक्शन में बेची जा रही है हमें कम कीमत पे मिल सके। दिस इज अगेन 23। मोनोपोली क्रिएट करना, अगर किसी चीज के बारे में लोग मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, एकाधिकार बना लेते हैं। जयपुर में जितने भी स्टेशनरी वाले हैं सबने मोनोपोली कर ली कि भैया जो पेपर रेम है उसका रेट हम 1000 रुपए से कम नहीं देंगे, जिसका रेट जनरली 200 300 400 होता है, लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं कंबाइंड हो गए। तो स्टेशनरी की जिन जिन लोगों को जरूरत होती है उन्हें जब वो प्रोडक्ट चाहिए तो वो कितना मिल रहा है, दुगुनी तिगुनी चार गुनी कीमत पे मिल रहा है। अब चूंकि सब मोनोपोली कर चुके हैं, तो ये मोनोपोली किस ऑब्जेक्ट से की गई है, पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये मोनोपोली कैसे मानी जाएगी, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अनफेयर कंडीशंस वाला कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है, अगर आप कहीं जॉब में एंटर हो रहे हैं, किसी कॉलेज में एंटर हो रहे हैं, वहां आपसे अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस पे एडमिशन दिया गया है आपको, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेरेंस कर रहा हो, तो वो अनफेयर कंडीशंस आपको मानने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उन कंडीशन से बाध्य नहीं हो, वो कहलाएंगी वॉइड एग्रीमेंट। बताओ समझ आया क्या? ये सारा टॉपिक जो आपने लिखा अभी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, सारे पॉइंट जो क्लियर किए मैंने, कोई डाउट? सिमरन, दिशा, अनुष्का, मीरा? नो मैम, लेकिन ये जो एक पॉइंट है मोनोपोली वाला, ये तो लोग करते ही हैं मार्केट में। वो अगर मोनोपोली करना अपने आप में गलत नहीं है, जैसे सारे मार्केट में जितने भी कपड़े वाले हैं, कागज वाले हैं, जूतों वाले हैं, ये सब इकट्ठा होके उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस या रूल रेगुलेशन बनाते हैं, नो इश्यूज। लेकिन वो अगर उन्होंने ऐसा बनाया है कि हमने मार्केट में रेट एकदम हायर कर दिया, पब्लिक को नुकसान पहुंचाने के लिए मोनोपोली कर ली, तो वो इलीगल है। ओके मैम। बाकी सारे पॉइंट क्लियर हो गए सिमरन? जी मैम। मीरा, आपका कोई सवाल है? नो मैम। दिशा? नो मैम। अनुष्का, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नो मैम। चलिए अब सेक्शन 23 लीजिए, डायरेक्ट उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। सेक्शन 23, ये कहता है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। आपसे पूछा जाए ये दोनों बातें कहाँ बता रखी हैं, लॉफुल और कौन से हैं कौन से नहीं, तो ये दोनों चीजें आपकी 23 में कवर हो रही हैं। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस,
कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल माना जाएगा सिवाय नीचे बताई गई परिस्थितियों के, अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब तक इसे लॉ ने मना नहीं कर रखा हो, रोक नहीं रखा हो, या इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यदि ये इस प्रकार का है कि किसी अदर लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करेगा, ये फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर है, या फिर द कोर्ट इसे इमोरल जो है वो घोषित करता है, या ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। ये कह रहा है इन ईच ऑफ दीज केसेस, इन में से हर एक मामले में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का क्या माना जाएगा, इज सेट टू बी अनलॉफुल, अनलॉफुल माना जाएगा। और एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, और अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल होता है तो वो वॉइड माना जाएगा। आपको इसका इफेक्ट भी सेक्शन 23 का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे बताया गया है। क्या कहा गया है, एक तो ये 6 पॉइंट बता दिए कैसे होता है, कौन से एक्ट होते हैं, वो सारी चीजें तो यहाँ कवर की गई हैं, और इफेक्ट इसका क्या होगा ये आपको बता दिया। ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कौन सा शब्द, वॉइड एग्रीमेंट होगा। बताइए बैरेक्ट का लैंग्वेज क्लियर है, जी लैंग्वेज, मैम। लैंग्वेज भी क्लियर और कंसेप्ट भी क्लियर, कोई डाउट। नो मैम। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है, ये पार्टली लॉफुल और पार्टली अनलॉफुल के बारे में बताता है। सेक्शन 24 में बताया गया है आपको कि अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो कि पार्टली तो लीगल है और पार्टली इलीगल है तो क्या करें। जैसे अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जहां पे दो लोगों ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई है, ए और बी ने मिलकर एक साझेदारी विलेख बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाई, उन्होंने कहा हम बुक्स का बिजनेस करेंगे, और ये जो पहला काम उन्होंने बुक्स का डिसाइड किया उसमें उन्होंने कहा कि हम जो प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे आपस में। दूसरा काम उन्होंने क्या तय किया, बुक्स के अलावा उन्होंने स्मगलिंग का काम भी यहाँ पे जो है वो तय किया। ये क्या करेंगे, बैक साइड, इसका भी पैसा आधा आधा बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काम तो हो रहा है लीगल, एक काम क्या हो रहा है, इलीगल। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी क्या होगी। तो यहां कहा गया कि अगर कंसीडरेशन अलग अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट करके जो वैलिड वाला है उसे एनफोर्स किया जाएगा। जैसे अगर इन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग रखी है, ये पता लगा सकते हैं कि कंसीडरेशन जो बुक्स का काम हम कर रहे हैं लीगल काम, उसका कितना कंसीडरेशन आ रहा है, क्या अर्निंग उससे हमने की है, और उस पैसे को ये आपस में आधा आधा बांट रहे हैं। तो ये कौन सा काम माना जाएगा उनका, लीगल और वैलिड काम माना जाएगा, और ये एनफोर्सेबल भी होगा क्योंकि हम कंसीडरेशन अलग से पता लगा सकते हैं कि हमने वैध काम से कितना पैसा कमाया है। और इलीगल वाले को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, क्योंकि हम कंसीडरेशन यहाँ अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसीडरेशन एक ही जगह रखा गया हो, वैध और अवैध काम का कंसीडरेशन एक है, अलग जगह पे नहीं रखा गया है, हम सेपरेट नहीं रखा हमने, और हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि लीगल का कितना और इलीगल का क्या सिचुएशन है। जब आप सेपरेट नहीं कर सकते तो सेक्शन 24 ने ये कहा कि वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही इलीगल माना जाएगा। सेक्शन 24 के साथ साथ आपको यहाँ पे 57 और 58 का भी ध्यान रखना होगा। जब भी अपन सेक्शन 24 पढ़ते हैं तो 57 और 58 इन सेक्शंस को भी साथ में ध्यान रखें। अब देख लीजिए 24 की लैंग्वेज क्या कहती है।
agreements void if consideration and object unlawful in part. ऐसा एग्रीमेंट void होगा अगर कि partly unlawful हो consideration या object. If any part of a single consideration for one or more objects, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट या कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है उसमें कंसिडरेशन जो है वो क्या है, इलीगल है, और एनी वन और पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अगर उसके जो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं उसमें से कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल है या अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। किसी एक ट्रांजैक्शन का कोई भाग या अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है और उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट इलीगल माना गया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। लेकिन कौन सी सिचुएशन में माना जाएगा, जब हम इलीगल पार्ट को लीगल पार्ट से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो नहीं कर सकते 24 का जो आगे इफेक्ट है वो 57 और 58 में भी आप आगे पढ़ेंगे, जिससे कि क्लैरिटी होगी आपको कि कंसीडरेशन सेपरेट करने वाली, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात आपको सेपरेट करने पे क्या पोजीशन है वो यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ है। तो इसलिए 24 के साथ आपको क्या देखना है, 57 और 58 सेक्शंस को भी ध्यान रखना है, जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बताइए क्लियर हुआ, अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। कंसीडरेशन अगर क्या होता है, पार्टली अनलॉफुल है, हमें एक ट्रांजेक्शन में नजर आ रहा है पूरा ट्रांजेक्शन इलीगल नहीं है, उसका कोई भाग है, उसका कोई पार्ट इलीगल है, तो क्या किया जाए, तो क्या ध्यान रखना है, अगर उस पार्ट को, लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से आप सेपरेट कर सकते हो तो लीगल पार्ट एनफोर्सेबल माना जाएगा और इलीगल पार्ट सेपरेट कर दिया जाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग नहीं कर सकते कंसीडरेशन को, तो फिर इस सिचुएशन में वो पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। बताइए बात समझ में आई? यस मैम। दिशा और अनुष्का? यस मैम।